अगर आप इंडिया के अंदर में टैक्स देते हैं और अगर आप मिडिल क्लास से हो और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए टेंशन लेते हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं कोई ओपिनियन देने नहीं आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डाटा और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स के बेस पर बात करेंगे। जो पिक्चर अब सामने आने वाली है उसमें ज्यादातर लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए या ऑकवर्ड भी हो सकते हैं। इंडिया को दुनिया की फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बोला जाता है। We've raced past the United Kingdom, we've beaten Japan and जहां पर जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.3 से लेके 7.4 तक है। World's fourth largest economy in the world. और ग्लोबल रैंक की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। और यूपीआई पेमेंट में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन अक्रॉस 100 बिलियन से भी ज्यादा एनुअली है। लेकिन सवाल एक सिंपल सा, क्या ग्राउंड रियलिटी भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है? चलिए तो शुरू करते हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर से। गवर्नमेंट में 2024-25 के यूनियन बजट के अंदर में 11.1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर अलॉट किया था। ये इंडिया का रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉज था, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट हुआ ही नहीं था। लेकिन सीएजी की ऑडिट रिपोर्टें क्या कहती हैं? बहुत से हाईवे प्रोजेक्ट डिले हो गए या कोस्टिंग ओवररन चली गई उनकी। तो मैं ये कहूँ, जो बना है ये तो टट्टी है। ज्यादा नहीं, पर मैं आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा द्वारका एक्सेस वे का, जहां पर इम्प्रूवल बजट 18.20 करोड़ का था पर किलोमीटर, जो कि 250 करोड़ रुपए प्लस से भी ज्यादा चला गया पर किलोमीटर में। ये गड़बड़ है बाबा। अब इस डिफरेंस को हम नहीं जानते वो डॉक्यूमेंट्स में अलग क्यों था और रियल लाइफ में वो इतना डिफरेंस कैसे आ गया इस बजट के अंदर में। ऐसा नहीं कि ये एक ही प्रोजेक्ट की बात है, इसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में बन गए हैं उन प्रोजेक्टों की भी हालत आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें मुंबई एक्सप्रेस वे की, जिसको चालू हुए अभी हाल फिलहाल में 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसके रोडों की अभी से क्रैक्स आने लग गए हैं। और ये हाल सिर्फ एक रोड का नहीं है, इसके अलावा कितने हाईवे हैं जो टूट चुके हैं, बने हुए हाल फिलहाल के नए रोड डैमेज हो चुके हैं। अब जो नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वो मुंबई हाईवे जो 2 लेन से सीधा 1 लेन के अंदर में कन्वर्ट हो चुका है, या वो फ्लाईओवर जो 90 डिग्री पर टर्न हो रहा है। चलिए हाईवे को छोड़ते हैं और चलते हैं 100 स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करते हैं। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए, क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के अंदर में लॉन्च हुआ, जिसमें 48,000 प्लस करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया। और आज 2026 चल रहा है, 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस मिशन को चलते हुए। 100 स्मार्ट सिटी तो दूर, जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी है उनकी खुद की हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि मानसून आते गैली वहां के रोड पानियों से भर जाते हैं। यह रोडों को किस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है कि जो उनके अंदर इतने बड़े गड्ढे बन जाते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान के उस सिटी का रोड है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी कहलाती है। ये ऐसा नहीं कि ये उस टाइम की बात होगी जब मानसून या बारिश आ रही हो, ये 4 साल से लगातार भरा पड़ा है इस रोड पर पानी, जहाँ के लोगों ने भाई धरना प्रदर्शन से लेके हड़ताल तक सब ट्राई कर लिया, पर इस रोड का सोल्यूशन आज तक भी नहीं निकला है, जिसकी वजह से वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ का व्यापार है, वो तक नुकसान में जा रहा है। बोलने के तो पैसे बहुत सारे अलॉट हो रहे हैं, पर पता नहीं वो पैसा लग कहाँ पर रहा है। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, जिसमें हर बार मॉनसून के आने के बाद
जो शहरों के अंदर में नुकसान होता है उसकी ये रिपोर्टें हैं कि हर साल कितने स्टेट्स के अंदर में कितने करोड़ों तक का, लाख करोड़ों तक का नुकसान होता है। हर साल बारिश के बाद या मॉनसून सीजन के बाद कितने स्टेटों के अंदर में कितने लाख करोड़ों तक का नुकसान हो जाता है। इन सब का रीजन हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, क्राइम एंड जस्टिस। क्राइम एक इमोशनल टॉपिक है, पर आज हम सिर्फ एनसीआरबी के डाटा और रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। टोटल आईपीसी क्राइम के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर में 58 लाख से भी प्लस क्राइम रजिस्टर्स हैं और रेप केस रजिस्टर हैं 31,000 से भी ज्यादा। ये डाटा तो वो है जो रजिस्टर है, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड डाटा भी बहुत सारा है। अगर हम ओवरऑल क्राइम रेट को लगाएं तो ये 8% से ग्रो कर रहा है 2021 से अब तक। क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन्स को अगर चलें तो हम अगर एक रिपोर्ट को लेके चलें तो 1 लाख महिलाओं के ऊपर 66% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ बदतमीजी, डिसरिस्पेक्ट और अदर क्राइम्स जुड़े हुए हैं। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो किस स्टेट पर सबसे ज्यादा वुमेन्स अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं तो वो हमारा राम राज्य कहलाता है, जिसके अंदर में महिलाओं के साथ में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस होते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया के अंदर में जो रेप केसेस अटेम्प्ट होते हैं उनमें जो गर्ल्स या वुमेन्स की जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा अंडर 18 से नीचे की लड़कियां हैं जिनके साथ में रेप केसेस होते हैं। तो ये तो हुई महिलाओं की बात है। अगर आपको मर्डर केसेस के बारे में अगर बात करूं तो रजिस्टर्ड डाटा के हिसाब से हर दिन 80 से 60 के बीच में मर्डर्स होते हैं। इसमें भी हमारा राम राज्य की रैंकिंग सबसे ऊपर है। नेशनल जुडिशरी डाटा गाइड्स के हिसाब से इंडिया के अंदर में 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जिन केसेस में अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बताऊं तो 10 साल से पेंडिंग केसेस पड़े हैं। ये हमारे जुडिशरी सिस्टम की हालत है कि हमारे यहाँ पे 10 साल तक लोग अपने केस को लड़ते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड। पुलिस फोर्स के अंदर में भी अगर टोटल वैकेंसी रेट बताऊं तो 20% से 25% तक की पुलिस फोर्स के अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। अगर स्टेट वाइज बताऊं तो वेस्ट बंगाल के अंदर में 40% पुलिस वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। मिजोरम में 35% तक, हरियाणा में 31% और बिहार में 28%, उत्तर प्रदेश के अंदर में 25%। केसेस नंबर हाई है, कंक्लूजन लो है और सिस्टम ओवरलोड है। आप सभी को पता है इतने सारे क्राइम हमारे देश के अंदर जो इंक्रीज होने लगे, इनका रीजन क्या है? हमारे खुद के ही पॉलिटिकल लीडर जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म की रिपोर्टों के मुताबिक 43% एमपी हमारे क्रिमिनल चार्जेस से घिरे हुए हैं और 29% पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। जैसे कि अजीत पवार जिन पे 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन के चार्जेस थे, पर 2019 के अंदर में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और उनका वो केस क्लोज हो गया। हेमंता बिस्वा जब तक ये कांग्रेस में थे ये शारदा चिटफंड स्कैम में इंक्लूडेड थे, पर बीजेपी ज्वाइन करते गए इनका वो भी क्लियर हो गया। यहाँ तक कि सीबीआई ने उनके घर पे रेड तक मारी थी, पर 2015 में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करी और सारे केस खत्म हो गए और आज असम के सीएम बने बैठे हैं। प्रफुल्ल पटेल का नाम तो सुना ही होगा, 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम में शामिल थे और एनडीए ज्वाइन करने के सिर्फ 8 महीने बाद वो सारे चार्जेस खत्म हो गए। और गिनवाने को तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पे सेंट्रल लेवल तक के करप्शन के केसेस के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, पर ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया और उनके ऊपर के सारे केसेस खत्म कर दिए गए। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भाजपा वॉशिंग पाउडर, भ्रष्टाचारियों का पसंदीदा वॉशिंग पाउडर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जैसे नेता है आज बीजेपी ज्वाइन करके अपने सारे क्रिमिनल केसेस से बच जाते हैं। उससे पहले भी 2004 से लेकर 2014 तक लोग कांग्रेस को ज्वाइन करते थे, जैसे मायावती, लालू यादव जैसे बड़े नेता। मतलब कि कितना बड़ा भी कांड कर लो और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो तो सारे केस माफ। कंपेयर करें इन्हीं लोकसभाओं के नेताओं की
तो इनकी एक्सपेंडिंग करोड़ों में जाती है, जो कि उनकी मेहनत की कमाई नहीं होती, वो हम जैसों का टैक्स होता है। जहाँ पर एक एमपी के सैलरी 1 लाख से भी ज़्यादा होती है, उसको अलाउंसेस मिलते हैं, उसको रहने को घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, फ्री फ्लाइट्स मिलती हैं, और उसके बाद भी वो करते क्या हैं? हम और आपके टैक्स के पैसों पे ऐस। एमपी के रिचेस्ट एमएलए संजय पाठक जी के बेटे यश पाठक जी का वेडिंग रिसेप्शन, जिसका डेकोरेशन ही महल से कम नहीं था। पॉलिटिक्स एक सर्विस है, पर स्ट्रक्चर कभी कभी इलाइट बन जाता है। ये वीडियो मैं किसी पार्टी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जो मैं आप सबके सामने एक हाईलाइट कर रहा हूँ। अब बात करें इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी गैप्स के बारे में। Starkly clear why inequality in India today is said to be worse Inequalities, economic, social and cultural dimensions get intertwined than during the British Raj. but that's an economic reason creating a rural-urban inequality. ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया टॉप वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सोसाइटी इकोनॉमिक डाटा देखे तो इंडिया में टॉप 10 होल्ड करते हैं, 70% से ज्यादा वेल्थ करते हैं। इंडिया में रूरल और अर्बन में लिटरेसी रेट का भी गैप आ रहा है, जहाँ मल्टीपल स्टेट के अंदर में फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा लो है। कास्ट और क्लास फैक्टर हैं कई रीजंस में। यह कोई एक सिंपल सोसाइटी इशू नहीं, यह एक इकोनॉमिकल ग्रोथ बैरियर है। और मुझे कास्ट से एक पॉइंट याद आया, इस वीडियो के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। उसने एक सांप को जन्म दिया था, वो था आरक्षण, और भाजपा उसको दूध पिला के बड़ा कर रही है। और सोचता हूँ कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए किसी भी जाति। अब हमें ऐसे दौर में आ गए कि ये सब बहुत कम जगह पाया जाता है जहाँ ये सब चीजें हैं। महसूस भी कराया जा रहा है तो गलत नहीं है। Yes, I am. इन क्लिपों के अंदर ये सब लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, ये भेदभाव क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज को कम करता है। पर चलिए अब मैं आपको कुछ क्लिपें और दिखाता हूँ जो हमारे देश के अंदर में आज भी जात पात छुआछूत के एग्जाम्पल हैं। क्या बैठ गया? पंडित कहते हैं कि इस देश में केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पंडितों को है। पंडित बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। हाँ भाई, आपने ये क्लिप सारी देख ही ली होंगी, तो अब आप बताइए ये लोग जो कह रहे हैं कि अब कहाँ ये चीजें होती हैं, तो भाई जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं वो लोग जानते हैं क्या उनको सहना पड़ता है। मैं खुद भी चाहता हूं कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करा जाए और इन लोगों को भी एक बराबर का हक मिले, पर उस बराबर को हक दिवाने से पहले आप सभी को अपने माइंड के अंदर में उनको भी एक बराबर सम्मान देना होगा। क्या कोई नहीं चाहता कि हम कब तक ये नीची जात का सोच के अपने आप को दबाते रहें या दबते रहें लोगों से। एक्चुअल में एक चीज बताऊं तो ये जात पात सिर्फ हमारे बनाया हुआ एक भ्रम है। वैसे तो जो लोग रिजर्वेशन को हटाने की बात करते हैं तो भाई मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगा, रिजर्वेशन को हटाने में सबसे पहले समर्थन मेरा होगा, पर उससे पहले आपको इनको सम्मान, अधिकार और सम्मान देना सीखना होगा। इन लोगों को जहाँ इनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है तो वहाँ इनके लिए आवाज उठानी होगी आपको। तो चलो वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। हम जिस पॉइंट पे बात करना चाहेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, टैक्स पेयर और अकाउंटेबिलिटी। बन गए हम टैक्स गुरु, और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, नहीं मिलता? क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती? क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता? क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है उसका करती क्या है? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर है, 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और जीएसटी मंथली कलेक्शन हिस्टोरिकली हाई टच कर रहा है, 1.6 लाख करोड़ रुपए। फ्यूल पर एक्सीड और वेट सिग्निफिकेंट रेन्यूएबल सोर्सेज हैं, जहां मिडिल क्लास अपनी सैलरी पर 5% से लेके 30% तक टीडीएस पे करता है, ऑटोमेटिकली टैक्स देता है। इतना टैक्स देने के बाद भी लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर हमारी पब्लिक कम ही सवाल उठाती है। सवाल ये नहीं है कि हम टैक्स गलत दे रहे हैं, सवाल ये है कि इतना सारा टैक्स देने के बाद भी अब जो मैं आपको संख्या बताने वाला हूँ वो लाख करोड़ों में है। 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा डायरेक्ट टैक्स है। ग्रोस डायरेक्ट टैक्स 23 लाख करोड़, ग्रोस कॉर्पोरेट टैक्स 11 लाख करोड़, ग्रोस पर्सनल इनकम टैक्स 12 लाख करोड़ और जीएसटी कलेक्शन 21 लाख करोड़। अगर मोटा लगाऊं तो 80 लाख करोड़ से लेकर 90 लाख करोड़ तक का टैक्स
हर साल सरकार कलेक्ट करती है हम आम जनता से। इतने लाखों करोड़ों का टैक्स पे करने के बाद भी हमें इंडिया के अंदर में मिल क्या रहा है? ना अच्छा पानी है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छी रोड है, ना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की सैलरी कम होती जा रही है, ना हमें जॉब मिल पा रही है, ना हमें एजुकेशन मिल पा रही है, ना हमें हेल्थ सेक्टर मिल पा रहा है। फ्लाइट क्रैश होने लग रही है, चलते हुए आदमियों के ऊपर मेट्रो के स्लैब्स गिरने लग रहे हैं। कोई भी अमीर बाप की औलाद किसी भी गरीब को अपनी गाड़ी से मार के जा रहा है। हमारी महिलाओं के रेप होने लग रहे हैं। और लास्ट में एक चीज और, हमारी वोटें भी चोरी हो रही हैं। इंडिया ब्रोकन नहीं, इंडिया बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हमारा सिस्टम इनसफिशिएंसी, बैकलॉ, इनइक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी के गैप से भरा हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेटिव रहना, और अगर वोटर को डाटा समझ में आएगा जभी तो वो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा जभी ये सिस्टम इम्प्रूव होगा। भाइयों, ये वीडियो एंटी गवर्नमेंट नहीं थी, ये वीडियो थी प्रो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि मैं एक प्रो अकाउंटेबिलिटी हूँ कि मुझे पता है मेरा इतना टैक्स का पैसा सरकार ले रही है, तो उसके बदले में सरकार मुझे क्या दे रही है। यही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि सरकार से सवाल पूछो कि हमारे टैक्स का पैसे का हो क्या रहा है। और अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किसी इशू पर डिटेल में रिसर्च करके बनाऊं, तो कमेंट करके बताइए किस इशू पर डिटेल वीडियो चाहिए आप। और आप चाहते हैं हमारा इंडिया बेटर बने या अच्छा बने, सच में विश्व गुरु बने, तो इस वीडियो को और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।